अब आप ध्यान देंगे तालिका 1.6 के हिसाब से हमारा कुछ क्वेश्चन था, कौन सा देश सबसे ऊपर है, किस चीज में सबसे ऊपर है, प्रत्येक मद में। अब बताइए कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर कौन है, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है। आप में से कोई अनम्यूट होके भी जवाब दे सकता है, तालिका देख के बताइए तो, कोई अनम्यूट होके भी बता सकता है कि सबसे ज्यादा कौन है। इस तालिका को देखिए, यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय, आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सभी को दिख रहा होगा, है ना, स्क्रीन शेयर में दिख रहा होगा सभी को। इसमें इसको देखिए, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय क्रय क्षमता के साथ, इसमें सबसे ज्यादा कौन है, अजय बताओ, खुशी, श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका सर। श्रीलंका का कितना बताओ, 11,250। तुम लोग बताओ कितना, कौन है सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा आय जो है श्रीलंका का है, श्रीलंका का सर 11,326। वेरी गुड, शाबाश, यानी कि सभी से ज्यादा 11,326 है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय आय, इसमें आंसर तुम लोग लिखोगे, सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति के हिसाब से 2011 के हिसाब से सबसे ज्यादा आय श्रीलंका की है। प्रति व्यक्ति आय किसकी सबसे ज्यादा है, श्रीलंका की है। दूसरा, जन्म के समय संभावित आयु, जितेंद्र, पप्पू पंडित, आप लोग अनम्यूट होंगे, जवाब देंगे आप लोग। जितेंद्र बताइए सबसे ज्यादा किसकी है, देख के बताइए क्या सर? आपके चार्ट में दिख रहा है जन्म के समय संभावित आयु किसकी है, देखिए ऊपर श्रीलंका का दिख रहा है, नेपाल सर, नहीं सर, बंगाल देश, बंगाल, बांग्लादेश का तो 72 साल है, इससे किसी और के ऊपर में ये 75 है, नहीं 75 किसका है, श्रीलंका। वेरी गुड। तो जन्म के समय संभावित आयु किसकी रहती है, श्रीलंका सबसे बेहतर है, दूसरा है बांग्लादेश का आयु 25 वर्ष से अधिक 17 के, इसमें कौन बताएगा, सतीश सेन अनम्यूट हुई, सतीश सेन बताइए आपको पता किसकी है, बताइए विद्यार्थी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, देख के बताइए, आंकड़ा सामने दिख रहा है, श्रीलंका का कितना है, हाँ सर, कितना है श्रीलंका में, कितना 10.9। वेरी गुड, सबसे ज्यादा श्रीलंका का, यानी तीनों चीजें। दूसरे नंबर पे कौन है बताओ, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है सतीश, श्रीलंका के बाद कौन है, नहीं दिख रहा है। अच्छा मैं नजदीक कर देता हूँ, श्रीलंका के बाद इंडिया। इंडिया कितना है, इंडिया का 6.4। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लिखना जानते हैं। तो यहाँ पे हम जान गए कि श्रीलंका जो है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में भी ज्यादा है, संभावित आयु में भी ज्यादा है, औसत शिक्षा में भी ज्यादा है, इस प्रकार श्रीलंका हमसे बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे इंडेक्स में देखिए सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है, देखो छोटा करना पड़ेगा मुझे क्योंकि 26 नंबर पे सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है, अजय बताओगे सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है, एसडीआई में सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है, पाकिस्तान की नहीं सर, श्रीलंका की। पाकिस्तान की 150 है, तो फिर कैसे होगा पाकिस्तान की सबसे ज्यादा,
वो तो आई थिंक सबसे पीछे सर है। श्रीलंका। हाँ वेरी गुड। श्रीलंका। यहाँ पे ज्यादा नंबर खराब है, यहाँ पे रैंकिंग है, रैंकिंग में जिसका नंबर 1 होगा वो अच्छा है। ये जो तीनों था इसमें अगर ज्यादा होता तो वो अच्छा होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे लास्ट में क्रमांक दिया हुआ, तो रॉल जो क्रमांक होता है, रैंकिंग जो होती है वो जिसकी कम होती है वही अच्छा होता है, ठीक है। तो आप शायद उल्टा समझ गए हो, कोई बात नहीं, वेरी गुड दोनों, संचिता और अजय वेरी गुड। ओके, सबसे अच्छा श्रीलंका है और सबसे खराब स्थिति में पाकिस्तान है। अब सोचो, जिसने एचडीआई निकाला, जिस देश से महबूबुल हक ने एचडीआई निकाला, उसी की प्रति व्यक्ति जो मतलब जो एचडीआई इंडेक्स में क्रमांक है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन बन गया आपका। फिर हम जाते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन में। उसके बाद का क्वेश्चन जो है, एक काम करते हैं, बुक से जाते हैं, ठीक है, बुक से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बुक में जाते हैं, बुक में जाते और ये देखिए, ये आपके सामने आया, ये नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्कों, वयस्क का मतलब क्या होता है आपको पता है ना। आप लोग अभी किशोर अवस्था में है ना, 12 साल से 16 साल के आसपास या 15 साल तक किशोर अवस्था बोला जाता है, ठीक है। कहीं 10 से 15 बोलते हैं, कहीं 12 से 15, पर आप लोग का अभी किशोर अवस्था है। जो 16 साल के बाद होते हैं उनको पुस्तक में व्यस्त, लेकिन भारत में 18 साल से ज्यादा, कानूनी रूप से 18 साल से ज्यादा को व्यस्त बोला जाता है, ठीक है। तो भारत में वयस्कों यानी 15 से 49 वर्ष आयु वाले, जिनकी बीएमआई, क्या होता है बीएमआई का मतलब, कोई भी बताओ, अजय बताओ, सतीश बताओ, जितेंद्र बताओ, कोई भी ये बताओ, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है। बॉडी मास इंडेक्स। वेरी गुड। बॉडी मास का अर्थ होता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, है ना। इसमें क्या किया जाता है, उम्र के हिसाब से उनकी क्या होनी चाहिए, वजन होना चाहिए, वेट होना चाहिए, ठीक है। तो बीएमआई क्या बोलता है, बीएमआई बताता है, बीएमआई जो 15 kg पर मीटर स्क्वायर का अनुपात दिखा रहा है, ठीक है, नीचे में दिखा रहा है, ठीक है, घनत्व के हिसाब वहां दिखा रहा है। यह वर्ष 2015-16 में राज्यों के सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। केरल में 8.5%, ठीक है, और महिला जो होती है वो 10%, जो बीएमआई में, मतलब जो बीएमआई का जो अनुपात है उस हिसाब से क्या है, कम है, क्या है उस हिसाब से, क्या है उनका औसत, कम है। कितना कम है, हल्ला नहीं कीजिएगा आप, मैं फिर म्यूट करूंगा, ठीक है, समझिएगा, जब मैं बोलूं तभी अनम्यूट रखिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 8.5% है, तो केरल में 100 में, इसको बहुत सिंपल वे में समझाते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। केरल में 100 व्यक्तियों में लगभग 8 या 9 व्यक्ति ही शरीर द्रव्यमान सूचकांक जो होता है बीएमआई के मानक के क्या होता है, नीचे होता है। कहने का मतलब सिर्फ 9 ही आदमी जो होते हैं जिनके अंदर पोषण का स्तर कम पाया गया है, और महिला में कितना, 10 का, ठीक है। जबकि कर्नाटक में 17 लोग पोषण के स्तर के नीचे हैं और महिला कितने हैं, 21। अब मध्य प्रदेश में और खराब स्थिति है, 28 और 28। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे झारखंड में इससे भी खराब स्थिति है, ठीक है, लेकिन इसमें दर्शाया नहीं गया। और जो सभी राज्यों का औसत है वो 20 और 23 है। कहने का मतलब 100 में भारत, सभी राज्य का मतलब भारत, 100 में भारत में 20 व्यक्ति बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अल्प पोषित है, उनको पोषण नहीं मिल रहा है, खाना अच्छे से नहीं, ठीक है। अब महिला में 23 महिलाओं को खाना नहीं मिल रहा है, अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा है। बड़ी दुखद स्थिति है ना, है ना, बड़ी दुखद स्थिति। चलिए अब आप अनम्यूट होके बताइए कि केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, सबसे अच्छी स्थिति बीएमआई के हिसाब से किसकी है। केरल की, बोलिए, फिर से बोलिए, किसकी है सबसे अच्छी स्थिति, जल्दी जवाब दीजिए, किसकी है। केरल। वेरी गुड, एकदम सही, केरल। क्योंकि ये जो बता रहा है कि इतने ही लोग जो हैं जो कि अल्प पोषित हैं, कम खाना मिल रहा है, यानी 8 से 9 लोग ही, 85 का मतलब हुआ 8.5, तो 8.5 तो आदमी होता नहीं,
निकाल लेते हैं, ठीक है। ही केरल में अल्पोषित है, पुरुष में, महिला में 10, जबकि मध्य प्रदेश में 100 में 28 लोग को भोजन नहीं मिल पा रहा, खाना अच्छे से नहीं मिल पा रहा, पोषण नहीं। अब जब देखे पोषण नहीं मिलेगा, उनका मानसिक अवस्था अच्छे से डेवलप नहीं करेगा, शरीर नहीं डेवलप करेगा, वो बीमार होंगे। जब स्वास्थ्य खराब होगी तो वैसे बच्चे पढ़ पाएंगे अच्छे से? नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो आप लोगों को ये चार्ट भी देखना आ गया। और अच्छा बताइए, पूरे भारत की स्थिति क्या है? पुरुष कितने, 100 में कितने पुरुष अल्पोषित हैं बताइए? 20। वेरी गुड। और कितनी महिला अल्पोषित? 23। वेरी गुड। संचिता और संचिता ने जवाब दिया था क्या? चलो अब क्या खुशी और शिखा से पूछ रहा हूँ। वेरी गुड संजीता। जय, खुशी और शिखा अनम्यूट होंगे। खुशी और शिखा अनम्यूट होंगे। अब वो मुझे जवाब देंगे कि कर्नाटक जो है, ठीक है, कर्नाटक में कितने पुरुष अल्पोषित हैं, कितने परसेंटेज पुरुष अल्पोषित हैं? खुशी और शिखा कर्नाटक में आपके स्क्रीन में है, वेरी गुड। 17% पुरुष अल्पोषित है। महिला कितने परसेंट अल्पोषित है? सर 21। इसका क्या मतलब है? अल्पोषित का क्या मतलब होता है? एकदम खुल के बोलिए, एकदम बताइए, अल्पोषित का मतलब क्या होता है? जो समझ में आ रहा है बताइए। आप एकदम सिंपल, कोई ऐसा नहीं कि मैं क्लास के लफ्ज में बोलना चाह रहा हूँ कॉपी के भाषा में। जिनको खाना नहीं मिलता अच्छे से, जिनका विकास सही से नहीं होता, मतलब जिनको भोजन की कमी हो, वो अल्पोषित है। जिनको पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है, जिनको कैलोरी के हिसाब से भोजन नहीं मिल रहा है। आपको बताया था ना कि भारत में कितनी कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2200 कैलोरी ऊर्जा का खपत बोला गया, ठीक है। तो ये जो है ये जरूरी, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2200, ठीक है। तो आप फिर से बताइए कि अल्पोषित का मतलब क्या है? खुशी सर जिसको खाना ना मिलता हो। पोषण नहीं मिलता हो, खाना मतलब पोषण हुआ ना, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अतिरिक्त परियोजना कार्यक्रम, यहाँ तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो एक्सरसाइज आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद कुछ अतिरिक्त है क्वेश्चन। विकास की धारिता से क्या समझते हैं? जल के उदाहरण की मदद, अलग से मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। विकास की धारिता से क्या समझते हैं? जल के उदाहरण के मदद से समझा। विकास की धारिता मतलब भावी पीढ़ी के बारे में सोचकर जो विकास किया जाता है उसे धारिता का सिद्धांत कहते हैं, विकास की धारिता कहते हैं। जैसे जल का बोला है, तो बोला है जमीन का जल धीमे धीमे सूखता जा रहा है, उस जल के स्तर को हम क्या करेंगे? सोख्ता बना के, या वापस जल के जमीन के अंदर भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करेंगे। कोशिश करेंगे कि पानी ऐसे नहीं बह जाए, नदी नालों में बहता हुआ समुद्र में ना चला जाए, वापस वो जमीन के अंदर ऑब्जर्व करे और वापस जल का भूजल स्तर बढ़े। इन चीजों को, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं भेजूंगा आप सभी को बनाना है। ये अतिरिक्त क्वेश्चन मैंने तैयार करवाया है। एक विकासशील देश, ठीक है, एक विकासशील देश का विकसित देश के साथ तुलना के लिए 2 आधारभूत मापदंड क्या है? तो विकासशील देश और विकसित देश का तुलना का मापदंड जो होता है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, या औसत आय, या मानव विकास सूचकांक, ठीक है। आराम से उत्तर दे सकते हैं। 2 देश की तुलना हम कैसे करते हैं? राष्ट्रीय आय से तुलना करते हैं कि उस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है और दूसरे देश की कितनी, या प्रति व्यक्ति आय कितनी है और इसकी कितनी है, या मानव सूचकांक क्रमांक कितना है, दूसरे का कितना है। तीसरा क्वेश्चन है जन सुविधाओं का क्या अर्थ होता है? तो हम अभी बताए थे ना, जन सुविधाएं जो हमारे लिए जीवन के लिए जरूरी है, वैसी सुविधाएं को सरकार उपलब्ध कराती है, जिसे जन सुविधा कहते हैं। जैसे जन वितरण प्रणाली की दुकान, शिक्षा, आपके लिए सरकारी स्कूल है, अभी मैं पैसा ले रहा हूँ क्या पढ़ाने के लिए? नहीं ले रहा हूँ ना, सरकार मुझे आप लोगों को पढ़ाने का पैसा दे रही है ना। तो ये क्यों दे रही है? कि आप लोग का शिक्षा का स्तर बढ़े। तो सरकार जब फ्री में पढ़ा रही है तो ये तो सरकार आपके लिए जन सुविधा दे रही है।
आपके यहाँ चापाकल सरकार खोलती है, आपके यहाँ हॉस्पिटल बनाती है, ये सारी जन सुविधाएं, ठीक है। जो सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती है वो जन सुविधाएं हैं, ठीक है। ये जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दो चार काम तो बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। एक तो जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा शिक्षा का प्रसार, तीसरा चिकित्सा सुविधाओं का विकास, आय का समान वितरण। मतलब भारत में धीमे धीमे देखा जा रहा है अमीर और गरीब हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। इसको बराबर करना पड़ेगा कि सब पैसा स्वर्ग के साथ, मतलब कोई भी देश का विकास सर्वांगीण होना चाहिए, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 5, मध्य पूर्व के देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी उन्हें विकसित क्यों नहीं माना जाता? आपको मिडिल ईस्ट की कंट्री की बात हो रही है। मैं बार बार आपको बोल रहा था कि कुवैत, ठीक है, और सऊदी अरबिया, ईरान, इराक बहुत तेल का पैसा है काफी, लेकिन ये विकसित देश नहीं है। ओमान, ये विकसित क्यों देश नहीं है? इन्हें अमीर देश बोलते हैं पर विकसित नहीं, क्योंकि वहाँ सारी सुविधा नहीं, वहाँ की लड़कियां नहीं पढ़ी हुई है, उनके शिक्षा का उतना अधिकार नहीं है, ठीक है। वहाँ जब आधी आबादी नहीं पढ़ी है तो वो फिर विकसित कैसे होंगे, ठीक है, उनमें कुछ कमी है। वहाँ के लोगों ने वैज्ञानिक क्षेत्रों में उतनी बढ़ोतरी नहीं की, सारी चीज खरीद के मंगवाते हैं, तो फिर नहीं, वहाँ अच्छी खेती नहीं होती, अच्छे उपज नहीं होते। आज फिर वो देश भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सारे चीज में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, इसलिए वो देश डेवलप नहीं है, ठीक है, सिंपल सा बात है। अधिकांश में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें एक लाइन बोल दिया है कि उन देशों में उतनी स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए उसे विकसित नहीं माना जाएगा। पुरुष और महिलाओं के बारे में बताया, वो लिखा हुआ, एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होना, साक्षरता दर निम्न होना, लोगों के बीच असमानताएं, स्वास्थ्य सूचक अच्छे नहीं, ठीक है। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति। तो आपको बताया था, देखिए ध्यान रखिएगा एकदम, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि प्रत्येक पैदा हुए 1000, जन्म लिए हुए 1000 बच्चे। शिशु मृत्यु दर का मतलब है जन्म लिए हुए 1000 बच्चों में कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसे हम शिशु मृत्यु बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चे डेथ कर जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। तो आपने आंकड़ा भी देखा होगा पीछे की तरफ, क्या देखा था कि हरियाणा में 33 बच्चे डेथ कर जाते हैं 1000 में, जबकि केरला में सिर्फ 10 बच्चे। तो इस तरीके से बोला गया था कि केरला में अच्छे इलाज है। जैसे जन्म, अगर हॉस्पिटल, बहुत बच्चे का जन्म गांव में होता है और कभी कभी मतलब अच्छे से इलाज नहीं मिलने के चलते वो बच्चे डेथ कर जाते हैं पैदा होते के साथ, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल में होते तो ऐसा नहीं होता। तो ये बात समझ में आती है कि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो तो शिशु मृत्यु दर उतना मतलब खराब जो स्थिति में है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर का अर्थ हुआ किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले जो मर जाते हैं, जो 1 साल से पहले डेथ कर जाते हैं, ठीक है। 1 साल से पहले डेथ करने का मतलब है कि जो बच्चा है अब उसकी माँ खाती पीती नहीं है, तो खाती पीती नहीं है, चूंकि उनको पोषण नहीं मिलता तो उसे अच्छा दूध नहीं दे पिला पाएगी बच्चे को, तो बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा, तो बच्चा पैदा हो भी गया तो वो कुछ दिनों बाद मर जाएगा। इसलिए 1 साल तक जिस बच्चे को पोषण नहीं मिला और डेथ कर गया, उन सभी को शिशु मृत्यु दर में लिया जाता है। तो शिशु मृत्यु दर का अर्थ होगा किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले जो मर जाते हैं उन बच्चों का अनुपात। साक्षरता दर, साक्षरता दर होता है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, यानी स्कूल जाने का जो एज हम लोग 5 साल बोलते हैं, लेकिन सरकार बोलती है 7 साल। 7 साल के बाद से जितने लोग अगर निरक्षर है, नाम लिखना पढ़ना नहीं जान पाए 7 साल के बाद, तो वो लोग का कुल, उन लोगों की कुल संख्या और कुल जो लोग पढ़ना जानते हैं उन दोनों का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। मतलब जो निरक्षर है और जो साक्षर है उनका अनुपात, लेकिन यह अनुपात क्या होगा? 7 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है निवल उपस्थिति अनुपात, यानी कि अगर निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं कि 6 से 10 वर्ष के आयु के जो बच्चे जो कि स्कूल पहुंचते हैं और जो नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, उनका जो अनुपात होता है वही निवल उपस्थिति अनुपात है। देखिए आपके जो बुक जो अभी नया मैंने शेयर किया है उसमें 6 से 10 नहीं दिया हुआ, उसमें शायद 14 से 15 या 10 से 14 ऐसा कुछ दिया हुआ। आप उसी के हिसाब से आंसर लिखेंगे कि किसी आयु वर्ग में, यानी किसी 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग में जो स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का अनुपात, या आप लिखेंगे 14 से 16 वर्ष के बीच में, यानी किसी भी आयु वर्ग के बीच में जो बच्चे स्कूल पहुंचते हैं
उसके आयु और नहीं स्कूल पहुंचने वाले का जो अनुपात होता है उसे उपस्थिति अनुपात कहते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अभी बात बताया था, राशन वितरण की एक प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पे गरीबों को सामान मिलता है। सरकारी राशन दुकान, यहाँ पे उचित मूल्य क्या बोला जाए, फ्री में भी मिलता है, 1 रुपये में भी मिलता है और फ्री भी मिलता है। जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, उन्हें फ्री मिलता है। गरीब को कम मूल्य पर राशन देना, गरीबों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारने के लिए किया जाता है, इसे भी लिख लेंगे। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, तो अभी मैंने बताया ना कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम रोजगार उत्पन्न करेंगे, नौकरी करेंगे, हम कारखाना बना सकते हैं, हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लोगों का इलाज करेंगे, उद्योग की स्थापना करेंगे, वैज्ञानिक बन के नए नए इन्वेंशन करेंगे, बीमारियां दूर करेंगे। ये सब चीजें हम करेंगे जिससे हमारा क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। तो यही सिंपल सी बात है, पढ़ाई तो जरूरी है भाई, अगर पढ़ाई नहीं होगी तो हम ये सब कुछ करेंगे नहीं। 9th है, देश के विकास के स्तर पर मूल्यांकन करने के 2 मापदंड। तो देश का विकास, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मानव विकास सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय, HDI शैक्षणिक स्तर पर सूचक स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति, ये सारी चीजों को आप लिख देंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। फिर पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय देश की किसे कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय हम क्या कुल राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या को भाग देकर निकालते हैं, बता चुके हैं। सार्वजनिक सुविधाओं के किन्हीं 3 मुख्य उपयोगिताओं को उजागर कीजिए। तो सार्वजनिक सुविधाओं से क्या होगा, अगर सबको सरकार देती है, आपको स्कूल में पढ़ा रही है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप बोलते होंगे ना मेरा सरकारी स्कूल है, बहुत मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा, मेरी सरकार बहुत अच्छी है, मतलब राष्ट्रीयता का भावना का विकास होता है। आपको लगता है अपने देश पे गर्व होता है कि हमें फ्री में पढ़ा रहे हैं, सब जगह पैसा लगता है, तो ये राष्ट्रीयता का भावना का विकास है। आपको, आप भूखे हो और आपके पास खरीदने के पैसे नहीं है, सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकान में फ्री में चावल दे रही है, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा देश महान है जो इस संकट की स्थिति में, इस लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना काल में हमें भोजन दे रहा। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व का विकास, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको लगता है कि हम सभी का कुछ कुछ उत्तरदायित्व है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन, ये जो सारी चीजें, सारे कुछ हमें क्या चीज का उपयोगिता बता देती है, देश के मतलब सार्वजनिक विकास की उपयोगिता और सार्वजनिक सुविधाओं की उपयोगिता बता देती है, ठीक है। विकास के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकास लक्ष्यों के 3 विशेषता क्या होगा, सुरक्षा, समानता, शिक्षा की, मतलब सुरक्षा, सभी की सुरक्षा होनी चाहिए, सभी को समान एजुकेशन मिलना चाहिए, सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलना चाहिए, इससे विकास का घोतक है, पता है ना, हम बताए थे ना कि विकास का ये सब घोतक है, ठीक है। अलग अलग लोगों के विकास अलग अलग, इन क्वेश्चनों को आप पहले भी बता चुके हैं, खुद से बना लीजिएगा। पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण की सूची बनाएं। खुली नालियां, नालों में गंदा पानी बहाना, ठीक है, खुले में घरों की गंदगी, कूड़ा करकट फेंकना, फिर पेड़ पौधे की कटाई, ये सब के कारण क्या होता है, पर्यावरण में गिरावट आ रहा है, इसके ये सब उदाहरण है, इनको आप लिख लीजिएगा। विकास के विभिन्न पहलू, विकास के विभिन्न, अलग अलग लोगों के विकास के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। हमने मजदूर और किसान का उदाहरण दिया, आप वही लिखेंगे। बांध बनाने का उदाहरण दिया, आप वही लिखेंगे कि बांध बनाने से तो भाई उद्योगपति बिजली बनाना चाहेगा, लेकिन किसान का क्या होगा, किसान जिस जगह पे है वहां पे पूरे खेत में पानी भर जाएगा, उसका मकान ये हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। और इसी के साथ मैं सोचता हूँ कि विकास का जो अध्याय था हमारा काफी अच्छे तरीके से खत्म हुआ है, ठीक है ना, बहुत सुंदर तरीके से। तो आज की कक्षा में थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब मेरे साथ जुड़े और बहुत अच्छे तरीके से इस कक्षा को पूरा किया, इसलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और अब हम इस क्लास को एंड करने वाले हैं, काफी लंबा समय आप लोगों का लिया मैंने, ठीक है। और बच्चों से मैं बोलूंगा कि कृपया बैठ के देखें, चूंकि आप भी हमें दिख रहे हैं, सारे बच्चे हमें दिख रहे हैं। अच्छा लगा। क्लास कैसा लगा क्लास, मुझे सुनाई दे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा।
वेरी गुड। तो आप सभी क्वेश्चन दिया, आप सभी क्वेश्चन बनाएंगे, सभी क्वेश्चन को जरूर। सर आवाज नहीं आ रहा है। पूछ रहा था आप सभी को कैसे क्लास में। जो पढ़ाई की, क्योंकि सारे बच्चे हम इसी के साथ आज के क्लास को खत्म करते हैं। आप सभी का थैंक यू। आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रश्नों थैंक यू ऑल, थैंक यू।